बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। किसान भाइयों, आपके जज्बे को सलाम करते हुए आज हम शान से कहते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसानों को जैविक खाद बनाने के लिए दी जा रही है अनुदान की सुविधा। इस वर्ष मछली पालकों के बीच होगा 198 अनुदानित नावों का वितरण। फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा केतकी। अब समाचार विस्तार से। उद्यान प्रभाग की ओर से राज्य में जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान जैविक खाद जीवामृत कीट इकाई और कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसमें जीवामृत कीट की प्रति इकाई योजना लागत 24,000 रुपये है, जबकि कृषि अपशिष्ट कल्चर की कुल योजना लागत 10,000 रुपये प्रति इकाई है। इन दोनों योजनाओं में 50% अनुदान का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मत्स्य विभाग इस वर्ष मछली पालन के लिए मछली पालकों के बीच 198 नावों का वितरण करेगा। एक नाव की लागत करीब 33,000 रुपये होगी। इसमें 30,000 रुपये का अनुदान सरकार देगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समिति या उनके सदस्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए मत्स्यजीवी सहयोग समिति अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए उसे नमी, हवा और तापमान से बचाना जरूरी है। इसके लिए खाद्यान्न से भरे बोरे को दीवार से दूर और फर्श से ऊपर रखने का इंतजाम करें। साथ ही नीम या करंज के तेल से अनाज को लेपित भी करें। सबसे मुख्य बातें हैं कि जब भी हम लोग भंडारण करें तो बीज को हमको नमी से, हवा से और तापमान से बचाना है। तो इसके लिए कभी भी भंडारण करते समय पात्र या बोरे को, जब भी बोरे में भंडारण करते हैं तो उसको डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखें। हमेशा दीवार से 75 सेंटीमीटर हटाकर और ज़मीन से ऊंचा करके रखें। अगर संभव हो तो आप बांस का या लकड़ी का रैक बना लें, उसके ऊपर भंडारण करें। इसके बाद जब बीज को भंडारित करते हैं तो बीज को हमेशा अच्छी तरीके से सुखा लें। सुखाकर उसका नमी का जो मात्रा है वो 8% तक ले आएँ, तब बीज को भंडारित करें। तीसरी चीज़ है कि बीज को जब भी हम लोग जैसे दलहन की हो या अन्य अनाज की बीज हो, उसको जब भी हम लोग भंडारित करते हैं तो उसको लेपित करें। क्या चीज़ से? करंज के तेल या नीम के तेल। प्रति केजी 10 ml करंज का तेल लगाकर उसको अच्छे से मिला लें और उसके बाद उसको भंडारण के लिए ले। राज्य के किसान फूलगोभी की मध्य खेती के लिए सितंबर महीने तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति या पंत शुभ्रा लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 700 से 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छे उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति या पंत शुभ्रा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं, वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेक शिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे बैगन फसल में फलछेदक कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज़्यादा फलछेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या कार्बारिल WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिसमें से आय का स्रोत एक बहुत बड़ा साधन है बकरी पालन। हमारे जो भी किसान भाई बकरी पालन करते हैं वे बकरियों का देखभाल कैसे करेंगे जिससे बकरियों को कोई रोग ना लग सके, और किसी तरह से अगर रोग लग जाती है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसका रख रखाव कैसे होनी चाहिए। आइए आपको इस फीचर के माध्यम से दिखाते हैं। झारखंड में बड़े पैमाने पर बकरी पालन किया जाता है। कम पूंजी और कम खर्च में ज्यादा आय देने के कारण बकरियों को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। स्वावलंबन और आय का आधार होने के बावजूद बकरियों के रोगग्रस्त होने और मृत्यु के कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। PPR, इंट्रोटॉक्सीमिया और खोरहा, चपका, गोटपॉक्स एवं टीटनस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बकरियों के लिए घातक हैं। बकरियां खास करके झारखंड की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हर घर में बकरियां पाली जाती है और मुख्य रूप से ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां झारखंड के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और ये बकरी जो है कि हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण वातावरण के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसको ATM भी कहते हैं, कभी भी इसको किसान बेच करके अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो बकरियां छोटे स्तर पर पालते हैं, 4, 5, 2। तो इसमें मुख्य रूप से जो परेशानी किसान की होती है वो उनको डर होता है कि कहीं कोई बीमारी आएगा, बकरियां मर जाएगी। इस कारण से वो बकरियों की संख्या को वो बढ़ाते नहीं हैं। तो अगर वो बकरियां, जैसे जो किसान 2, 4, 5 बकरियां पाल रहे हैं, अगर वो 15-20 बकरियां पालना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से वो उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाएगी और वो काफ़ी आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। बकरी पालन करके आय की स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है बकरी पालन में वो है बीमारी। जब बीमारी होती है तो हमारे किसानों को जानकारी का अभाव होता है और बीमारी होने के कारण जो है बकरियां की मृत्यु दर बढ़ जाती है और इससे हमारे किसानों को हर साल आप देखेंगे तो करोड़ों का लॉस होता है और हमारे छोटे छोटे किसान भी काफ़ी जो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन सा बीमारी होना चाहिए बकरियों में जो होता है और उसका किस तरह से हम लोग बचाव करें। बकरियों में PPR के संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है। यह एक विषाणु जनित रोग है और गर्मी तथा बरसात में इस बीमारी के फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। तेज बुखार, दस्त, नाक से पानी आना और सुस्त रहना इस रोग का सर्वप्रमुख लक्षण है। इससे बचाव के लिए PPR का टीका बकरियों को अवश्य लगाएं। यदि हम लोग बीमारियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कुछ विषाणु जनित और कुछ जीवाणु जनित बीमारियां हैं। अगर विषाणु जनित बीमारी की बात करते हैं तो इसमें PPR बीमारी है जिसको बकरियों का प्लेग भी कहते हैं। इस बीमारी से आप देखेंगे कि ये काफ़ी बड़ी संख्या में बकरियों की मृत्यु होती है। और अभी की सीज़न की बात करते हैं तो PPR इस समय सीज़न जो गर्मी और बरसात का जो मौसम होता है उस समय PPR होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इससे ये चूँकि विषाणु जनित रोग है, एक तेज़ी से एक बकरी से दूसरी बकरी में और पूरे गांव को ये बीमारी चपेट में लेता है और लगभग 80-90% बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये PPR जो बीमारी है हमारे किसान भाई इसका लक्षण जानते होंगे। इसमें तेज़ बुखार होता है, बकरियों में दस्त होता है, नाक से पानी गिरना होता है। ये बीमारी
तेज़ी से फैलना भी एक लक्षण होता है और बकरियां सुस्त हो जाती है, खाना पीना कम करती है और धीरे धीरे जो है बकरियां मरने लगती है। तो ये PPR बीमारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बीमारी है और जो भी किसान भाई इसका टीकाकरण नहीं किए हैं वो इसका टीकाकरण अवश्य कर लें। PPR जो बीमारी है, बीमारी होने पे इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसका बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बचाव के लिए PPR टीका, पहला टीका आप 3 महीने की उम्र में दे सकते हैं और उसके बाद साल में एक बार यदि टीका लगाते हैं तो इस बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं और जो मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है बकरियों में, उससे हमारे किसान भाई बच सकते हैं। जब मैदानों या खेतों में काफी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होता है तो बाहर चरने वाली बकरियां काफी मात्रा में इसका सेवन करती हैं और इंट्रोटॉक्सीमिया से ग्रसित हो जाती हैं। स्वस्थ बकरियां इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव के लिए इंट्रोटॉक्सीमिया का टीकाकरण अवश्य करवाएं। दूसरी बीमारी जो है कि इसमें इंटेरोटॉक्सीमिया नामक बीमारी होती है। ये इंटेरोटॉक्सीमिया खास करके देखा जाता है कि बरसात के मौसम में भी ये देखा जाता है। जब हरे चारे की काफ़ी अधिकता होती है, हरे चारे की मात्रा काफ़ी होती है और बकरियां भरपूर हरा चारा ग्रहण करती है, तो उस समय जब देखते होंगे कि ये खास करके हेल्दी जो स्वस्थ बकरियां होती हैं उसमें ये देखने को मिलता है। तो इस समय आप देखे होंगे कि जब बकरियां चर के आती है, कभी कभी हमारे किसान शिकायत करते हैं कि बकरियां बाहर से चर के आए, बकरियां काफ़ी मोटी ताज़ी है, चर करके आई और अचानक जो है वो मर गई, उसमें में जैसा आवाज़ भी निकलता है और अचानक मर जाती है। तो ये इंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी के लक्षण हैं। इसका टीकाकरण भी आप कर सकते हैं। पहला टीकाकरण 3 महीने की उम्र में करें और उसके बाद साल में एक बार टीकाकरण करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। खोरहा चपका या FMD रोग गोवंशीय जानवरों में काफी तेजी से फैलता है। वर्षा अन्न में इस रोग का काफी प्रभाव रहता है। इस रोग के संक्रमण से बकरियों की प्रजनन क्षमता और बढ़वार भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे बचाव के लिए समय रहते बकरियों को खोरहा चपका का टीका लगवाएं। जिसमें खास करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो इसको कहते हैं FMD। इसको खुरहा चपका भी बीमारी कहते हैं या खुरहा मुहपका भी बीमारी कहते हैं और ये गौवंशीय पशु में होता है, गाय भैंस में भी देखा जाता है, साथ में बकरियों में भी काफ़ी ये बीमारी होती है। मुख्य रूप से बीमारी तो ऐसे बरसात के मौसम में भी कभी कभी देखी जाती है। मुख्य रूप से ये बीमारी जो है ठंड के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। ये FMD जो बीमारी है, इसमें इसका जो लक्षण होता है, इसमें पैर में घाव हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। पैर में घाव होने के कारण बकरियां चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है और मुंह में छाले पड़ने के कारण बकरियां जो है हरा चारा नहीं खा पाती है, घास नहीं खा पाती है। इसके कारण बकरियां धीरे धीरे जो है और कमज़ोर हो जाती है, दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाती है और बकरियां मर जाती है। इस बीमारी के कारण जो है कि छोटे बच्चे में मृत्यु दर अधिक होता है और FMD के कारण जो है कि बकरियों में बढ़ने की क्षमता, उसकी प्रजनन क्षमता में काफ़ी कमी आती है। तो इस बीमारी से भी, चूँकि ये भी विषाणु जनित रोग है, इस बीमारी से बचाव के लिए FMD टीका, प्रथम टीका आप 3 महीने की उम्र में दे दें। FMD टीका बाज़ार में उपलब्ध है, वो उसको प्रथम टीका। और ये खास करके ठंड के मौसम से पहले, जब भी कोई बीमारी, सीजन की यदि बात करते हैं कि कौन मौसम में कौन बीमारी, जैसे कि PPR बरसात के मौसम में होता है, तो उससे कम से कम 1-2 महीने पहले टीकाकरण करें ताकि जो है बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारे पशु में आ जाए और जब वो सीजन में बीमारी आए तो बीमारी से वो ग्रसित नहीं हो। तो इसलिए ये FMD की जब बात करते हैं, मुख्य रूप से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अक्टूबर अभी बहुत ही उपयुक्त समय है कि जिस किसान ने भी FMD टीका नहीं कराया बकरियों में, इस समय वो FMD टीका अवश्य करा लें। तमाम विषाणु जनित रोगों से बचाव का सहज और सरल तरीका है सही समय पर बकरियों का टीकाकरण। 3 महीने की उम्र के बाद बकरियों का टीका लगवाएं। टीका सुबह या शाम को लगवाएं और टीका को ठंड जगह पर रखें। अस्वस्थ और गाभिन बकरियों को टीका ना लगवाएं। ज़्यादातर जो टीका है साल में एक बार लगता है, लेकिन FMD जो खुरहा का टीका है वो हर 6 महीने पे लगता है। इसको आप ध्यान में रखें। जब भी टीकाकरण करें सुबह और शाम के वक्त करें। जब वातावरण काफ़ी गर्म हो उस समय नहीं करें, सुबह शाम में करें। इसके अलावा जब भी आप टीका खरीद कर लाते हैं तो ये ध्यान रखें कि वैसे दुकान से आप टीका खरीदें जहाँ पे वो फ्रीज में रखा हुआ हो, क्योंकि ये कोल्ड चेन जो ठंडे में रखना इसको बहुत ही ज़रूरी है। 2 से 3 डिग्री तापमान पे हम लोग टीका को रखते हैं। आप घर में भी जब दुकान से लाते हैं तो थर्मस में बर्फ़ रखें, उसमें टीका रखें और आप उसको लेकर के घर पे आएँ और उसके बाद सुबह और शाम में स्वस्थ बकरियों को
ही टीका लगाएं। इसके अलावा गर्भवती जो बकरियां हैं उसमें टीकाकरण नहीं करें। इन सब बातों का ध्यान में रख करके आप बकरियों में जो होने वाली बीमारी है उससे बच सकते हैं, और इससे होने वाली बहुत बड़ी जो समस्या है, बहुत बड़ा जो किसानों को जो हानि होती है, उससे आप इसका बचाव कर सकते हैं। सही समय पर अगर टीकाकरण किया जाए और रोग नियंत्रण की तमाम उपाय अपनाया जाए तो बकरियों को न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। फार्मर्स पोर्टल, जी हाँ, हमारे भारत सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है, जिससे हमारे किसानों को खेती किसानी करने में कोई दिक्कत ना आ सके। जिसमें से एक है फार्मर्स पोर्टल। फार्मर्स पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर जाकर हमारे किसान भाई अपने खेती किसानी के बारे में हर वो जानकारी पा सकते हैं जो उनकी ज़रूरत की है। तो आइए फार्मर्स पोर्टल से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, जानते हैं इस फीचर के माध्यम से। यह सच है कि 2 दशक पहले सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए काफ़ी कम साधन उपलब्ध थे, लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार सूचनाओं के त्वरित और दूरस्थ इलाकों तक आदान प्रदान के विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में कृषि भी इससे अछूता नहीं है। कृषि संबंधी तमाम जानकारियों को अनुसंधान केंद्रों और दफ्तरों से किसानों तक पहुंचाने के कई माध्यम हैं, जिनमें फार्मर्स पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड काल में किसान भाई हमारे वैज्ञानिकों से, प्रसार कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में यदि उनको कृषि से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो जो ऑनलाइन का सिस्टम है हमारे पास, तो उसमें फार्मर पोर्टल एक है, इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फार्मर पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा विकसित किया गया है, और ये काफ़ी विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण एक पोर्टल है। ये पोर्टल जब आप जाएंगे, जब ऑनलाइन की बात हम करते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से इंटरनेट चाहिए, और उसमें आप एड्रेस बार में टाइप करेंगे farmer.gov.in, तो आपको फार्मर पोर्टल की जो विवरणी है, जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका अपीयरेंस है, वो आपको प्राप्त होगा। इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। फार्मर्स पोर्टल में कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। फार्मर्स पोर्टल के माध्यम से किसान भाई कृषि उपादान, सरकारी योजनाएं, बाजार, मूल्य भंडारण, मूल्य संवर्धन से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा होता है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट की जो जानकारी है कि हम भंडारण किस प्रकार करें, उसके बाद यदि उसको हम बेचें तो मार्केट हमको कहाँ मिलेगा, किस मूल्य पर वो हम बेच पाएंगे, गवर्नमेंट की एमएसपी क्या है, तो इससे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। उसके अलावा कुछ रिस्क मैनेजमेंट है। हम जानते हैं कृषि जो है एक जैविक और प्राकृतिक गतिविधि है, और इसमें प्राकृतिक रिस्क, जिसमें जैविक रिस्क भी है, जो मान लीजिए जो कीड़े, बीमारी, अभी हाल ही में आपने देखा कि लोकस्ट का अटैक हो गया था, तो इस प्रकार के रिस्क जोखिम इसमें रहते हैं। तो जोखिम का सामना हम कैसे करें, तो जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इससे संबंधित जानकारी है। फिर मान लें कि आपका ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, तो इससे संबंधित जानकारी आपके उस भाग में समाहित है। चूँकि कृषि एक प्राकृतिक और जैविक गतिविधि है, फलतः इसमें किसान भाइयों को बाढ़, सुखाड़, कीटों के आक्रमण सहित मौसम से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। किसान पोर्टल के माध्यम से इन खतरों की जानकारी किसान भाई समय रहते प्राप्त कर सकते हैं और आसन्न खतरे से अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक तो मैं ये खुशखबरी दे दूं आपको कि देश में करीब 55 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन हो गया है, और 125 के करीब वो छोटा फ़ोन जिसको बेसिक फ़ोन कहते हैं वो है। तो आधी जनसंख्या के लगभग थोड़ा कम तो स्मार्टफोन है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए भी ये सुविधा हम प्राप्त कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम किसान पोर्टल है, जिसमें मोबाइल से संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल का उपयोग हमारे किसान भाई 2 रूप में कर सकते हैं, एक SMS प्राप्त करने के लिए और दूसरा कॉल करने के लिए। तो जब SMS प्राप्त करने के लिए करेंगे तो SMS की 2 सुविधा एम किसान पोर्टल में है।
एक पुल मोड SMS है जो अपना डाटा फेच करते हैं कि जो जानकारी हमको चाहिए उसी की जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा है पुश मोड SMS, जिसमें किसान भाई यदि रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनकी रुचि के अनुसार SMS जाएगा। वैश्वीकरण के इस युग में पूरी दुनिया में अपने उत्पादों की बिक्री का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। किसान पोर्टल के माध्यम से किसान भाई बाजार संबंधी जानकारियां घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई कृषि की सहायक गतिविधियों और पशुपालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन से जुड़ी तमाम जानकारियां इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे चूँकि फार्मर पोर्टल है तो कृषि और पशुपालन ये दो महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसको किसान भाई अंगीकार किए हुए हैं, वो उनकी आर्थिक गतिविधि है। तो जब हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर समेत कृषि और उद्यान समेत लेते हैं तो उसमें जैसे किसानों को क्या चाहिए, किसानों को चाहिए इनपुट से संबंधित जानकारी, जो कृषि में उत्पादन लगता है, बीज हो, खाद हो, दवा हो, कृषि यंत्र हो, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपके एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्शन के जो इनपुट सब सेक्शन है उसमें उपलब्ध है। एम किसान पोर्टल के माध्यम से सुदूरवर्ती गांव में भी कृषि और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों से अपनी भाषा में सलाह ले सकते हैं। एम किसान पोर्टल में दिए गए सभी मोबाइल सॉफ्टवेयर किसी भी रॉयल्टी या बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त और पूर्णतः निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात जो है वो किसान कॉल सेंटर है। तो किसान कॉल सेंटर पूरे देश में एक विस्तृत संरचना है, लगभग 16 साल से ज़्यादा हो गया किसान कॉल सेंटर का। तो ये लगभग पूरे दिन काम करता है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो इसमें है क्या, किसान भाई अपने बेसिक फ़ोन से जो वहाँ पे एक्सपर्ट विशेषज्ञ बैठते हैं किसान कॉल सेंटर में, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर बहुत सारे कॉल सेंटर भी अब किसान भाइयों के पास जो है, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की किसान डायरी है उसमें सारे वैज्ञानिकों का नंबर है, तो उसमें भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो जो बेसिक फ़ोन है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए एक SMS माध्यम है और दूसरा ये कॉल सेंटर का माध्यम है जिसमें वो बात कर सकते हैं। कोविड-19 के इस दौर में जब किसान प्रत्यक्षता कृषि विशेषज्ञों से सलाह नहीं ले सकते अथवा प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे में किसान पोर्टल खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों का निःशुल्क और सर्वोत्तम साधन है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें पत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं, और आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो या फिर आप हमारे कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आप पत्र के द्वारा भी हमसे कह सकते हैं, और फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।